क्या होती है, हमने ऑर्केस्ट्रेशन के ऊपर बहुत टाइम लगाया क्लास में। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑर्केस्ट्रेशन? यार ये मैंने बड़ी बेहतर एक्सप्लेनेशन दी थी लास्ट टाइम, मुझे याद पड़ता है 2 महीने पहले शायद, ऑर्केस्ट्रेशन की। जी कौन बोल रहा है? ज़रा हैंड रेस कर लिया करें। जी बताएं, आवाज़ नहीं आ रही। यूट्यूब इज़ वेरी डिफरेंस। यार ये जो आगे आकर बैठ जाते हैं ना, इन लोगों का सुकून है। जो बड़े बड़े पंखों के आगे आकर बैठे हुए हैं सुकून से यार, चिल में। हमें देखें यहाँ पर एसी तक नसीब नहीं हुआ हुआ, देख रहे हैं। अब पता है मैं अपने दुखड़े रोना शुरू करूँगा तो क्या ही टाइम बचेगा हमारे पास क्लास को समझने का। अच्छा, ऑर्केस्ट्रेशन का मतलब ये है कि सिस्टम्स के दरमियान में कम्युनिकेशन, ठीक है, सिस्टम्स के दरमियान में कम्युनिकेशन जो है वो जब भी हो रही होती है तो हम उसको ऑर्केस्ट्रेशन कह रहे होते हैं, ठीक है। ये एक सिंपल डेफिनेशन है। टेक्निकल डेफिनेशन ये है कि यू विल हैव हंड्रेड्स ऑफ कंपोनेंट्स, आपके पास जो है वो बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे और वो कंपोनेंट्स एक दूसरे से बातचीत कर रहे होंगे। एक सिंपल एग्जांपल, आपके पास जो है वो एक प्लेटफॉर्म है जो 100 API से बात कर रहा है। कितनी API से बात कर रहा है? 100 डिफरेंट API से बात कर रहा है। 100 API हर 5 मिनट बाद जो है वो एक नया डेटा सिस्टम को लाकर दे रही है और वो सिस्टम जो है वो उस डेटा को मार्कडाउन फॉर्मेट के अंदर अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर कर रहा है। तो मैं एक ऐसी प्लेटफॉर्म को और ऐसी एप्लीकेशन को एक ऑर्केस्ट्रेटेड सिस्टम कहूँगा। तो यहाँ पर जो इन्होंने कहा हुआ है ना कि ये जो पर्सनल AI असिस्टेंट है ये ऑर्केस्ट्रेट करता है इसको, चैनल्स को, किसके साथ? AI एजेंट्स के साथ। चैनल्स क्या हैं? ओपन क्लॉ की ज़बान में चैनल्स क्या होते हैं? क्या होते हैं? चैनल्स का मतलब ये हमारे पास प्लेटफॉर्म्स, सोशल हैंडल्स, सादा लफ्ज़ों में। अच्छा जी, इट एक्ट एज अ सेंट्रल कंट्रोल प्लेन कनेक्टिंग मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक व्हाट्सएप, टेलीग्राम, स्लैक एंड डिस्कॉर्ड टू एडवांस AI मॉडल्स, प्रोवाइडिंग अ यूनिफाइड इंटरफेस फॉर AI interaction. The system is powered by the Pi agent core. ये नई बात आई है। ये क्या है भाई? Pi agent core. What the heck is Pi agent core? अब ये Pi agent core and include the codex app server harness for specializing coding and tool use workloads. अच्छा जी, अब समझते हैं कि ये पाई एजेंट कोर क्या है। हम इस पर क्लिक करेंगे और मेरे पास जो है वो ये कोड बेस खुल जाएगा, ठीक है। अब ये देख रहे हैं यहाँ पर मुझे जो है वो इसने डिपेंडेंसी को शोकेस करवाया है। पाई जो है ना वो हमारे पास एक AI एजेंट है। पाई AI एजेंट किसी ने यूज़ किया अच्छे पहले? किसने किया है? पाई हार्नेस के बारे में किसी ने सुना हो? नहीं, आपने सुना है? ज़बरदस्त, बताएं। यार यहाँ पर आकर बताएं। ये एक एडवांस टॉपिक है, पाई एजेंट। मेरा नाम रबीत है और जो ये पाई एजेंट की बात हो रही है तो आप लोगों ने क्लाउड कोड इस्तेमाल किया होगा, तो इसमें एक हार्नेस करिए, मतलब कि हार्नेस सिस्टम। तो ये पाई एजेंट है ये बहुत ही मिनिमल है, इसको आप खुद से डिज़ाइन कर सकते हो। और जिस तरह ये ओपन फ्लो वालों ने किया है, इन्होंने इसके कोड का इस्तेमाल किया और अपने हिसाब से इसको डिज़ाइन कर दिया पाई एजेंट को। अच्छा, मैंने जो है ना, इन्होंने बिल्कुल सही बताया है। पाई जो है ना वो हमारे पास एक हार्डनेस है जो फेमस हमारे पास
कोडिंग एजेंट्स हैं उनके अंदर इम्प्लीमेंट हुई है। ये हमारे पास एक ओपन सोर्स टूल किट है। ये मैंने उनकी गिटहब रेपो भी खोल ली है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये कंपनी है एरेंडल वर्क्स। इन्होंने जो है वो क्या किया है, इन्होंने एक प्रोटोकॉल बनाई है जिसका नाम क्या है, पाई। ठीक है, अब इनकी जो डेफिनेशन है वो ये कि ये एक AI एजेंट टूल किट है which have unified LLM API, agent loop, TUI and coding agent CLI। मतलब हमें नई बात ये पता चली कि OpenClaw जो है, OpenClaw किसके ऊपर बना हुआ है, OpenClaw इस हार्नेस के ऊपर बना हुआ है। OpenClaw किसके ऊपर बना हुआ है, इस हार्नेस के ऊपर बना हुआ है। हार्नेस का मतलब ये है कि एजेंट लूप है, उस एजेंट लूप के साथ हमने कुछ टूल्स असाइन किए हैं, एक यूनिफाइड LLM प्रोवाइड किया है और एक जो है वो हमने जो है वो इसे ऑर्केस्ट्रेशन लेयर प्रोवाइड की हुई है। ठीक है, तो इन्होंने बिल्कुल सही बताया। ये जो अभी आए थे इन्होंने यकीनन कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ था पाई के बारे में। एक्स के ऊपर तो नहीं देखा आपने कहीं, एक्स के ऊपर ही देखा था, देखिए ना, मैंने आपको बताया था कि एक्स का जो इस्तेमाल करेगा उसको जो है वो टेक्निकल चीज़ों के बारे में पता होगा। यानी इस क्लास में नहीं भाई तो 500-600 बंदे होंगे, आप देख रहे हैं सिर्फ एक बंदे को पता है और उस एक को भी जो है वो एक्स के ज़रिए पता चला था। मुझे खुद एक्स के ज़रिए पता चला था लास्ट ईयर। मुझे कोई ख्वाब में थोड़ी आ रहा था कि भाई ये पाई हार्नेस का इस्तेमाल करते हुए OpenClaw को बनाया गया है। मुझे भी एक्स का इस्तेमाल करते हुए पता चला था। तो जो OpenClaw है, बल्कि OpenClaw को तो छोड़ें, जो क्लाउड कोड है, जो कोडेक्स है, ग्रॉक की CLI है और कौन सी फेमस CLIs हैं हमारे पास, और भी बहुत सारी फेमस CLIs हैं, वो सब जो है वो ज़्यादातर इस स्पेसिफिक टूल का इस्तेमाल करते हुए बनाई गई है। ठीक है, अच्छा जी, इट इज़ डिज़ाइंड अराउंड अ पर्सनल असिस्टेंट ट्रस्ट मॉडल, assuming a single trusted operator boundary. It enables agents to perform real-world tasks through a rich tool ecosystem, including browser automation, file system access, and media understanding. For installation and first-time setup, see the Getting Started guide. For fundamental models, see the core concepts. For technical details on the build system and the cross-platform clients, see the platform architecture. ठीक है, कोर आर्किटेक्चर। OpenClaw को जो है वो एक मोनो रेपो के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया है। व्हाट इज मोनो रेपो? मोनो रेपो क्या होती है? सिंगल रेपोजिटरी, आगे बताएं, जिसके अंदर सारा कोड बेस मौजूद हो। सही बिल्कुल ये सही बता रहे हैं। हमारे पास एक रेपोजिटरी होती है, उस एक रेपोजिटरी के अंदर डिफरेंट मॉड्यूल्स मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल, अब मैं आपको मोनो रेपो की एग्जांपल कैसे दूँ? मेरे पास मोनो रेपो के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे मेरे क्लाइंट्स के हैं। अभी मैं अपने क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट आपको दिखाना नहीं चाह रहा, नहीं भाई बताएंगे मोनो रेपो के बारे में। नहीं भाई, मोनो रेपो क्या होती है? अच्छा, लास्ट क्लासेस के अंदर भी मैंने अपने एक प्रोजेक्ट का जिक्र कर चुका हूँ। एक कंपनी थी जिसके अंदर मैं एज रियल डेवलपर काम करता था। उसके अंदर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, उसका नाम नहीं बताने वाला। खैर, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इतना बड़ा कि 8 साल से वो उस पर काम कर रहे थे। कितने सालों से? 8 साल हो गए। 8 सालों से उस पर काम कर रहे थे। वो इतना बड़ा था, लाइक अगर आप उसको देखेंगे ना, वो पूरा का पूरा फेसबुक का पूरा सिस्टम उसके अंदर मौजूद था। दूसरा, HR मैनेजमेंट उसके अंदर मौजूद थी। तीसरा, उसके अंदर होटल मैनेजमेंट मौजूद थी। उसके अलावा जो मुझे हायर किया गया था वो स्पेशली इसलिए किया गया था कि हम लोग जो है ना उस पर माइक्रो फ्रंट-एंड पे काम करेंगे। लास्ट टाइम हमने माइक्रो फ्रंट-एंड पे बात की थी, सही है, माइक्रो सर्विसेज के बारे में जो बात कर रहे थे। तो हमारे पास एक मोनो रेपो होती थी, मतलब एक कंप्लीट रेपोजिटरी होती थी जिसके अंदर पूरा का पूरा उसका कोड बेस होता था। उसके अंदर हम लोग जो है ना डिफरेंट मॉड्यूल्स बनाते थे। लाइक अगर मैंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, फेसबुक की तरह समझ लें, साइड बार है। साइड बार के अंदर एक होटल मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट होता था, उसकी डिफरेंट रेपो होती थी, लेकिन उस
सिंगल रेपो के अंदर ही होती थी। दूसरा रियल इस्टेट का होता था, वो प्रोजेक्ट उसी के अंदर होता था और उसका कोड बेस भी उसी एक रेपोजिटरी के अंदर ही था। देन हम लोगों ने उसको स्पा का बनाया प्रोजेक्ट उसके अंदर माइक्रो फ्रंट एंड में मैंने। देन उसके अंदर हम लोगों ने बनाया होटल मैनेजमेंट बनाया, हमने उसके अंदर हॉस्पिटल मैनेजमेंट बनाया। इस तरह के 8 से 10 प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने उसको बनाए माइक्रो फ्रंट एंड में। लेकिन रेपो कितनी थी? एक थी, एक सिंगल रेपो जिसके अंदर पूरे प्रोजेक्ट का कोड था। और उसके बाद हम लोग मल्टीपल मॉड्यूल्स बना के उसके अंदर ऐड करते थे सिंगल रेपो के अंदर। ऑलमोस्ट तकरीबन 50+ बड़े मॉड्यूल्स थे। मैं जैसे बात कर रहा हूँ ना, होटल मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। आप लोगों ने कंप्लीट नहीं बनाया होगा, जितना बाहर की जितनी भी होटल्स हैं जो भी सर्विसेज देती हैं, वो सारी सर्विसेज एक प्रोजेक्ट। जब मैं गया था उसके अंदर 50 मॉड्यूल ऑलरेडी मौजूद थे ऐसे होटल मैनेजमेंट जैसे। हमने 8-10 जाके और ऐड किए थे 1 साल के अंदर। अभी जो है ना वो हमारे पास 8 साल से बन रहा था। तो ये हमारे पास एक मोनो रेपो होती है, सिंगल रेपो, जिसके अंदर हम लोग मल्टीपल मॉड्यूल ऐड करते हैं। अच्छा जी, तो मोनो रेपो नईम भाई ने बिल्कुल सही बताया। मैं आपको इसकी एक छोटी सी एग्जांपल भी दे देता हूँ एक प्रोजेक्ट के ऊपर। अच्छा, ये ना एक LMS है। इस LMS के ऊपर, इस LMS के जो है ना वो 4 मॉड्यूल्स हैं। इस LMS के कितने मॉड्यूल्स हैं? 4। और वो 4 मॉड्यूल्स जो हैं वो एक ही गिटहब रिपॉजिटरी के अंदर मौजूद हैं। और उस एक रिपॉजिटरी को मैं मैनेज कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ अ PNPM वर्क स्पेस। PNPM वर्क स्पेस जो है वो PNPM वर्क स्पेस जो मैंने बनाई है वो क्या है? वो एक अदद मोनो रेपो है। यहाँ पर आपको एक एडमिन पैनल नज़र आ रहा होगा, एक इंस्ट्रक्टर पोर्टल नज़र आ रहा होगा और एक LMS बैकएंड नज़र आ रहा होगा, पैकेजेस नज़र आ रहे होंगे और स्टूडेंट पोर्टल नज़र आ रहा होगा। अब मैंने काम क्या किया है कि एडमिन पैनल के अंदर, इंस्ट्रक्टर पोर्टल के अंदर, LMS बैकएंड के अंदर और स्टूडेंट पोर्टल के अंदर, इन चारों के अंदर जो है मैंने एक ही टाइप सिस्टम यूज़ किया है। मैंने एक ही UI लेयर क्रिएट की है। मैंने एक ही API सिस्टम क्रिएट किया है। वो सारी चीज़ें जो है वो मेरे पास इस पैकेजेस वाले मॉड्यूल के अंदर मौजूद है। ठीक है, ये देखें यहाँ पर मेरे पास एक API क्लाइंट है। ठीक है, मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन का फोल्डर है, मेरे पास E2E एंड टू एंड टेस्टिंग का एक फ़ोल्डर मौजूद है, लेट का एक मेरे पास फ़ोल्डर मौजूद है, I18N। I18N के बारे में किसको पता है? जी बताएं। इंटरनलाइजेशन के बारे में बताएं। मुख्तलिफ ज़बानों के अंदर जो है वो मुख्तलिफ ज़बानों के अंदर अपनी वेबसाइट्स को कन्वर्ट करना है इज़ कॉल्ड इंटरनलाइजेशन। तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड है जिसको हम बोलते हैं I18N। ठीक है, इस स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करते हुए हम एक वेबसाइट को मुख्तलिफ ज़बानों के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी भी एक प्लेटफॉर्म पर चले जाएँ, वहाँ पर आपको एक लैंग्वेजेस का टॉगल नज़र आ जाएगा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने, बल्कि एजेंट फैक्ट्री बुक के अंदर भी मौजूद है, इस एजेंट फैक्ट्री बुक के अंदर यहाँ पर आपको इंग्लिश लिखी हुई नज़र आ रही है। अब मैंने इंग्लिश पर क्लिक किया तो मेरे पास उर्दू भी नज़र आ रहा है, रोमन उर्दू भी, अरबिक भी, चाइनीज़ भी, स्पेनिश भी और हिंदी भी। इन लैंग्वेजेस के अंदर ये बुक ट्रांसलेट हुई भी है। तो ये जो ट्रांसलेशन वाला फ्रेमवर्क है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं I18N, इंटरनलाइजेशन। और फिर मेरे पास TS की कॉन्फ़िग है, टाइप्स एंड UI है। तो कहने का मकसद ये है कि मैंने क्या किया है, मैंने एक ही मोनो रेपो का इस्तेमाल करते हुए पूरा सिस्टम बना दिया। तो यहाँ पर जो है वो इनका भी कहने का यही मकसद है कि इन्होंने एक वर्क स्पेस बनाई है। ठीक है, PNPM वर्क स्पेसेस, पता नहीं आपने क्यों एक्सप्लोर नहीं किया, मोनो रेपो के बारे में आपको क्यों नहीं पता होना चाहिए था। फ्रंट एंड और बैक एंड की जो एप्लीकेशंस होती हैं ना, वो अगर आप एक ही गिटहब रेपो के अंदर रख रहे हैं तो आप उसको जो है वो क्या कहेंगे? मोनो रेपो। ठीक है, और अगर आप जो है वो बैकएंड का कोड बेस एक और एप्लीकेशन में रखते हैं, फ्रंट एंड का कोड एक और एप्लीकेशन में रखते हैं, तो वो हो जाएगी आपकी सिंगल रेपो। ठीक है,
तो ये जो ओपन फ्लो का कोड बेस है ना सारा का सारा, ये जो ओपन फ्लो का सारा कोड बेस है, इसके अंदर पता नहीं कितने मॉड्यूल्स होंगे। जैसे नई भाई ने बताया ये जो सिस्टम बना रहे थे वो 50 मॉड्यूल्स पहले से मौजूद थे, इन्होंने जाकर 10-15 और ऐड किए होंगे, तो वो 70-80 मॉड्यूल्स हो गए। वो 70-80 मॉड्यूल्स एक ही गिटहब रेपॉजिटरी के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पर ओपन फ्लो के अंदर भी हमारे पास मुख्तलिफ मॉड्यूल्स हैं, वो सब एक ही रेपो का इस्तेमाल करते हुए मैनेज हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ PNPM वर्क स्पेस। The gateway is a central engine that manages the life cycle of the assessment, configuration, validation and agent execution. ये life cycle क्या है? What is a life cycle? जब भी हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, प्रोग्रामिंग के कॉन्टेक्स्ट में लाइफ साइकिल का क्या मतलब होता है? कौन बताएगा? कोई तो बता दे यार। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने हाइड्रोलॉजी पढ़ी होगी ना, इसमें एक वेदर लाइफ साइकिल होती है, ह्यूमन लाइफ साइकिल। ह्यूमन लाइफ साइकिल का भी नहीं पता? मैग्नीशियस में कंपोनेंट्स की लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल यार, जिंदगी, वो जिंदगी जब हम पैदा होकर बड़े होते हैं, फिर स्कूल जाते हैं, फिर स्कूल जाने के बाद जो है हम कॉलेज जाते हैं, फिर हम यूनिवर्सिटी जाते हैं, फिर हमारी शादी होती है, शादी से पहले जॉब करते हैं, जॉब के बाद फिर शादी होती है, फिर बच्चे होते हैं, फिर हम बूढ़े हो जाते हैं, फिर हम मर जाते हैं। ये था ह्यूमन लाइफ साइकिल। ये क्या था? ह्यूमन लाइफ साइकिल। तो एक कोड का भी लाइफ साइकिल होता है, एक कोड का भी लाइफ साइकिल होता है कि ये कोड जो है वो कब तक चलेगा। अब ना कुछ लिमिट्स क्रिएट की जाती हैं सेशंस के ऊपर। सेशन क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल मैं चैट जीपीटी से बात कर रहा हूँ और बात करते करते जो है वो मेरा इंटरनेट डिसरप्ट हो जाए, तो मेरा सेशन जो है वो ब्रेक हो जाएगा। तो मतलब जो मैंने चैट जीपीटी के साथ कन्वर्सेशंस की थी ना, उसकी लाइफ साइकिल मुकम्मल हो चुकी है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो ओपन फ्लो का इंटरनल सिस्टम है, ओपन फ्लो का इंटरनल सिस्टम का जो सेंट्रल इंजन है वो गेटवे के ऊपर चलता है, ठीक है। गेटवे इज द लाइफ साइकिल ऑफ ओपन फ्लो। तो अगर गेटवे चलना बंद हो जाए, जैसे इंसान जो है वो जब बूढ़ा हो जाता है और मर जाता है, तो उसके बाद जो है वो सिलसिला ख़त्म हो जाता है, समझ रहे हैं? सिमिलरली जो है वो अगर हमारा एजेंट चलता चलता बंद हो जाए, तो इसका मतलब जो है वो क्या होगा कि हमारा गेटवे जो है वो बंद हो गया है, या वाइस वर्सा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है वो सिस्टम की मैपिंग है, कोड की इंटाइटीज़ हैं जो एक दूसरे के साथ बात कर रही हैं, ठीक है। इसको ज़रा सा देख लेते हैं क्योंकि ये बड़ी काम की चीज़ है, ठीक है। हमने बात की कि हमारे पास हम ओपन फ्लो को जो है वो मल्टीपल क्लाइंट्स के ज़रिए एक्सेस कर सकते हैं। आपने सबसे पहले तो घबराना नहीं है। ऐसी कोई डायग्राम आपको नज़र आ जाए ना तो परेशान नहीं होना। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, फिर उसके बाद आपने परेशान नहीं होना, और फिर उसके बाद जो है वो बस आपने रिलैक्स रहकर जो है वो पढ़ना है। क्योंकि जब तक आप जो है वो टेक्निकल चीज़ों को नहीं समझेंगे ना, तब तक आपको काम नहीं मिलेगा। जैसे मैं आपको एक नई बात बताता हूँ, आपने arena.ai का इस्तेमाल किया है किसी ने? किसने किया है? बहुत कम को पता है एरिना के बारे में। ये हमारे पास, ये हमें एक लीडर बोर्ड प्रोवाइड करता है बेंचमार्किंग का। ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? एक लीडर बोर्ड प्रोवाइड करता है बेंचमार्किंग का। बेंचमार्किंग का मतलब ये है कि एजेंट जो है वो किन किन कामों को बेहतर तरीके से सरअंजाम दे रहे हैं। तो यहाँ पर लिस्ट में हमारे पास जो है वो एजेंट वाले एरिना के अंदर क्लॉड फैबल है जो टॉप पर चल रहा है, ठीक है। उसके बाद किमी का K3 है, ठीक है। तो हम मेथोडोलॉजी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि भाई लोगों ने किस तरीके से ये एनालाइज किया कि फैबल जो है वो टॉप पर चल रहा है। तो अब जो बेंचमार्किंग की मेथोडोलॉजी है ना वो इतनी कॉम्प्लेक्स है, एक मरतबा अगर आप देखेंगे ना तो आपका LLM चलाने का भी दिल नहीं करेगा।
आप जो है वो एलिमेंट्स को भी भूल जाएंगे, इतनी कॉम्प्लेक्स मेथोडोलॉजी होती है, ठीक है। तो अगर आप उस मेथोडोलॉजी को समझ लेंगे ना, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपने जो है वो एजेंट्स को कहाँ पर किस तरीके से यूटिलाइज करना है, किन टास्क के अंदर यूटिलाइज करना है। सिमिलरली किसी भी एप्लीकेशन को समझने के लिए उसके आर्किटेक्चर को समझना ज़रूरी है। आर्किटेक्चर जो है वो हमेशा इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल है आर्किटेक्चर को ड्रॉ करने का, तो घबराना नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है मल्टी प्लेटफॉर्म क्लाइंट्स, ठीक है। सबसे पहले तो ऑनबोर्डिंग होती है, ये देखिए जहाँ पर मेरा माउस होवर हो रहा है, जहाँ मैं अपना माउस होवर कर रहा हूँ। सबसे पहले जब आप OpenClaw को इंस्टॉल करते हैं तो क्या होता है, ऑनबोर्डिंग, ठीक है। ऑनबोर्डिंग के बाद जो है वो आपके सामने एक UI आती है जो किसको फोर्क कर कर बनाई गई है, पाई की TUI को, टर्मिनल यूजर इंटरफेस को। TUI स्टैंड फॉर, GUI स्टैंड फॉर, UI स्टैंड फॉर, नहीं भाई $1000 दे दे। अच्छा जी, नेटिव क्लाइंट्स। नेटिव क्लाइंट्स जो हैं वो किससे बात कर रहे हैं, वो गेटवे के कंट्रोल प्लेन से बात कर रहे हैं। जब हम क्यूबरनेटीज को एक्सप्लोर कर रहे थे तो हमने कंट्रोल प्लेन का एक वर्ड सुना था, याद है किसी को? क्यूबरनेटीज का जो कंट्रोल प्लेन है, याद है आप लोगों को? तो सिमिलरली जो है वो कंट्रोल प्लेन की बात हो रही है। कंट्रोल प्लेन का मतलब ये है कि एक डैशबोर्ड, ठीक है, या फिर एक हमारे पास जो है वो रॉ कोड जिसका इस्तेमाल करते हुए हम सिस्टम्स को मैनेज कर रहे हैं या कॉन्फ़िगरेशन को मैनेज कर रहे हैं। तो ये जो गेटवे प्रोटोकॉल है ये किससे बात कर रहा है, ये प्लगइन की SDK से बात कर रहा है। अब जो हमारा OpenClaw है ये मुख्तलिफ प्लगइन्स को कॉन्फ़िगर कर कर बनाया गया है। हमारे पास जो है वो फॉर एग्जांपल एक चैनल का प्लगइन होगा, मतलब एक चैनल्स की agents.sdk की फ़ाइल होगी, एक गेटवे की agents.sdk की फ़ाइल होगी, एक टूल्स की agents.md की फ़ाइल होगी। यानी हर एक सेट ऑफ प्रोग्राम के साथ जो है वो एक हमारे पास एजेंट्स की फ़ाइल मौजूद है जो उस प्रोग्राम को ये बता रही है कि ये कोड बेस या फिर ये सेट ऑफ लाइन जो है वो किस तरीके से काम कर रही है। ये वाली सारी फाइल्स जो है वो आपको इनकी रेपो के ऊपर भी मिल जाएंगी और इनकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर भी मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद जो है वो हमारे पास क्या है, प्लगइन की एक रजिस्ट्री है, ठीक है। रजिस्ट्री का क्या मतलब होता है टेक्निकल ज़बान में? इन टेक्निकल वर्ड्स व्हाट डज रजिस्ट्री मीन्स? NPM की रजिस्ट्री कुछ याद आया? हम लोग जब NPM के पैकेजेस इंस्टॉल कर रहे थे हम एक वर्ड यूज़ करते थे ना कि आप NPM की रजिस्ट्री से जाकर ये सारी चीज़ें ले लो। NPM एक हब है जहाँ पर सारे पैकेजेस मौजूद हैं, तो वो पैकेजेस जो है वो एक रजिस्ट्री के अंदर मौजूद हैं। आप रजिस्ट्री को ये समझें कि एक डब्बे के अंदर मौजूद हैं जहाँ से कोई भी बंदा आकर जो है वो उस रजिस्ट्री के अंदर से चीज़ों को पिक कर सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल नईम भाई हैं, नईम भाई ने एक एप्लीकेशन बनाई XYZ, ठीक है। XYZ को इन्होंने एक पैकेज के अंदर कन्वर्ट कर दिया और पैकेज को जाकर इन्होंने NPM के ऊपर रख दिया या फिर पाई के ऊपर रख दिया, ठीक है। मैं आया, मैंने बोला कि यार मुझे नहीं भाई आपका ये काम बड़ा पसंद आया, मैंने जो है वो आपके XYZ टूल को अपने सिस्टम में यूज़ करना है, तो आप मुझे इसको कोड बेस दे दें। नहीं भाई ने बोला कि यार मैंने जो है ना वो उसका एक पैकेज बनाया है जो आप NPM की रजिस्ट्री से जाकर उठा सकते हो या फिर पाई की रजिस्ट्री से जाकर उठा सकते हो। तो मैंने क्या किया कि मैंने कमांड रन की npm i-g naim@naim/xyz और मैंने जो है वो कमांड रन कर दी। मेरे सिस्टम के अंदर जो है वो ग्लोबली नईम भाई का XYZ पैकेज इंस्टॉल हो गया। तो रजिस्ट्री जो है वो क्या है, एक जगह है जहाँ पर सब लोगों का डेटा मौजूद होता है या फिर पैकेजेस मौजूद होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो प्लगइन्स की भी एक रजिस्ट्री है, ठीक है, जहाँ से हम ये देख सकते हैं कि कौन कौन से हमारे पास प्लगइन्स मौजूद है, ठीक है। उसके बाद कुछ हमारे पास ऑफिशियल हैं प्लगइन्स और कुछ एक्सटर्नल प्लगइन्स हैं। एक्सटर्नल प्लगइन्स कम्युनिटी ने बनाए हुए और ऑफिशियल जो है वो OpenClaw ने खुद बनाए हैं। ये जो प्लगइन्स है ना ये बात कर रहे हैं Zod से। ये किससे बात कर रहे हैं? Zod क्या है? What is Zod? Colin Hicks
कॉलिन हैक्स का पता है आपको? ये जॉर्ड के फाउंडर का नाम है, कॉलिन नाम है उसका। हैक्स खैर उसका अपने नाम के आगे लगाया हुआ है, कॉलिन नाम है बंदे का। वो किसका क्रिएटर है? जॉर्ड का क्रिएटर है। जॉर्ड हमारे पास एक स्कीमा लाइब्रेरी है। हमारे पास क्या है? ये एक अदद स्कीमा लाइब्रेरी। स्कीमा जैसे हमने देखा था कि भाई ओपन एपीआई का एक स्कीमा होता है, ठीक है। हमने देखा था कि भाई फंक्शंस का एक स्कीमा होता है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम अपने कोड बेस को वैलिडेट करवाना चाह रहे हो अगेंस्ट डिफरेंट सेट ऑफ कंडीशंस, तो हम कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे या कैसे जानेंगे कि भाई मेरा जो कोड बेस है वो सही लिखा हुआ है? जैसे वो मैंने एक मीम भी शेयर की थी ग्रुप में, याद होगा आप लोगों को, कि व्हाट्सएप चैनल पर शेयर की थी, इंटर यूर एज, ऐसे ही कुछ था ना, इफ़ यू आर 18। दिखाता हूँ बल्कि आपको, क्या मौजूद है। वो मीम मैंने शेयर की थी यहाँ पर, जिसने देखी थी उसको यकीनन समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बट सादा लफ्ज़ों में मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जॉर्ड का जो है वो आप लोग इस्तेमाल किया करें अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। मैं अपने हर प्रोजेक्ट में इस लाइब्रेरी का इस्तेमाल करता हूँ, कुछ भी हो जाए इस लाइब्रेरी का मैं इस्तेमाल करूँगा ही करूँगा, ठीक है। ये टाइप स्क्रिप्ट फर्स्ट स्कीमा वैलिडेशन स्टैटिक टाइप इन्फेरेंस है जो कॉलिन हैक्स ने बनाई है, ठीक है। वैलिडेशन क्या होती है? व्हाट डज वैलिडेशन मीन्स? व्हाट इज वैलिडेशन? वैलिडेट करना किसी चीज़ को। जी, कोई बंदा स्टेज पर आकर वैलिडेशन की डेफिनेशन देगा? कौन रहा है? आ जाए, जल्दी आ जाए, आ जाए, आ जाए। खौफ का माहौल है, खौफ का माहौल नहीं है, चिल सीखने देंगे हम, कितने हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, मजाक कर पढ़ा रहे हैं। आ जाए, कोई तो आ जाए, वैलिडेशन को यहाँ पर आकर समझा दें। आ जाए यार, आप आ जाए। ये तो अब्दुल्ला ही है यार, पीछे कहाँ चले गए? देर से आने का ये नुकसान होता है, ये बताएंगे क्योंकि ये अच्छा बताता है। नहीं भाई, किसी दिन जो है ना वो वाकई में हम किसी न किसी एक मेल बॉय को एंड फीमेल को जो है वो स्टेज पर बुलाकर पूछेंगे इन चीज़ों के बारे में। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आपका ऊपर खैरियत से होंगे। देखिए, वैलिडेशन का मतलब हम रोज़ देखते हैं, जब हम क्लास में आते हैं तब भी देखते हैं। जब हम वहाँ भी क्लास में आते हैं तो हमारा आई डी कार्ड देखा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास आई डी कार्ड होगा तो हमें वैलिडेट किया जाएगा ना कि हाँ भाई ये बंदा गवर्नमेंट हाउस का स्टूडेंट है, वरना हर किसी को नहीं आने देंगे। और क्या है, अब हम प्रोग्रामिंग समझते हैं, लेकिन हमने प्रोग्रामिंग में कितना वक्त गुजार लिया है कि जो वैलिडेशन है बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है। जिस लेवल पर हम आ चुके हैं कि वैलिडेशन इज़ वेरी इजी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे एक फॉर्म फिल करना है, अब उस फॉर्म फिल करने में मुझे नेम, ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर डालना है। फ़ोन नंबर कैसा हो, ईमेल कैसी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ सिर्फ मेरे जीमेल जो गूगल अकाउंट जीमेल से हो उनकी है, ये सब मेरी जॉट वेरीफाई करता है, जॉट चेक करता है कि फ़ोन नंबर में कोई नंबर ना रह जाए। इस तरीके से कि आगे जब सर्वर पर डाटा जाए तो सर्वर जैसे डाटा मांग रहा है सर्वर को वैसे ही डाटा मिले, मुझे फजूल में सर्वर से एरर ना है, मेरे पास क्लाइंट साइड पर ही सारे के सारे एरर्स फैल जाए। तो वैलिडेशन का मतलब ये है कि वैलिडेट किया जाए, किसी भी चीज़ को शनाख्त की जाए कि हाँ भाई वही चीज़ है जो मैं चाहता हूँ या जो भी मैं अपने सिस्टम में लाना चाहता हूँ, उसे वैलिडेशन कहना है। मुझे पता था इनका कि ये आकर अच्छा बताएंगे और माशाल्लाह से इन्होंने बहुत सही बताया है कि वैलिडेशन का मतलब ये होता है कि आप जो भी डेटा क्लाइंट से सर्वर पर भेज रहे होते हैं या सर्वर से क्लाइंट के ऊपर भेज रहे होते हैं, उसको टेस्ट आउट करना बेस्ड ऑन डिफरेंट सिनेरियोज कि आया मेरा क्लाइंट जो है वो सर्वर से ये डेटा मांग रहा है या नहीं मांग रहा, या फिर मैं सर्वर को वो चीज़ दे रहा हूँ जिसको नीड है। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने डेटाबेस के अंदर जो है वो स्टोर करवाया इमेजेस का डेटा, ठीक है।
मैं इमेजेस का डेटा सेव करवाते सेंटर में जो है वो एक ऑडियो भेज दूँ, तो मेरा सर्वर जो है वो परेशान हो जाएगा कि भाई अभी तो मेरे पास ये इमेजेस आ रही थी, अब ये मेरे पास जो है वो ऑडियो कहाँ से आ गई। या फिर जो है वो मैंने सर्वर को सिर्फ अलाउ लिस्ट के अंदर ये कोड किया है कि आई वांट यू टू जस्ट सेव द डेटा ऑफ वीडियोस, और मैं उसे जो है वो लगातार टेक्सचुअल कंटेंट भेजता जा रहा हूँ। तो मतलब ये कि बेस्ड ऑन डिफरेंट प्रोटोकॉल्स और क्राइटेरिया योर सर्वर एंड क्लाइंट विल कम्युनिकेट बेस्ड ऑन दीज क्राइटेरिया और रूल्स विच हैव बीन सेट बाय यू। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग के अंदर भी जो है वो ऐसे ही काम हो रहा होता है विद द हेल्प ऑफ दिस फेमस लाइब्रेरी। ठीक है, अच्छा जी, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें ना तो इन लोगों ने क्या किया हुआ है कि अपने पूरे गेटवे को, गेटवे है ना, गेटवे क्या है, गेटवे बेसिकली लाइफ साइकिल मैनेज कर रहा है इसकी ओपन क्लॉक की। तो गेटवे के ऊपर इन लोगों ने वैलिडेशन लगाई हुई है, इसकी मदद से, जॉड के स्कीमा की मदद से। ठीक है, और ये जो गेटवे है, ये गेटवे किससे बात कर रहा है, ये बात कर रहा है किससे, एजेंट रन टाइम से। ये जो गेटवे है, या ये गेटवे जो है वो सबसे पहले तो वैलिडेट हुआ जॉड की मदद से, और इसके बाद जो है वो एजेंट रन टाइम है। एजेंट जो है वो दो किस्म के हैं जो ओपन क्लॉक के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, जो हमारे लिए काम कर रहे होते हैं। पहला एजेंट जो प्राइमरी एजेंट है वो है रन एम्बेड पाई एजेंट। ठीक है, ये हमारे पास एक क्लास है, ये हमारे पास क्या है, एक क्लास है। क्लास के अंदर क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और ऑब्जेक्ट्स के अंदर हमारे पास क्या होती है, प्रॉपर्टीज़। ऑब्जेक्ट्स के अंदर हमारे पास क्या होती है, प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमारे पास क्या होता है, की वैल्यू पेयर्स। की वैल्यू पेयर्स क्या होते हैं, डेटा। आसान हो रही है। स्कीमा से पहले जो है ना वो आपको ये पता होना चाहिए कि स्कीमा की ज़रूरत क्यों पड़ती है। वही बात आ जाती है कि भाई जो सिस्टम्स होते हैं ना उनको ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज समझ में नहीं आती, उनको सिर्फ मशीन रीडेबल लैंग्वेज ही समझ में आती है। अब मेरे पास एक कोड बेस है जिसके अंदर जो है वो 40-50 फंक्शंस हैं। ठीक है, और हर एक फंक्शन का काम जो है वो एक API को कॉल करना है। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं उन सब फंक्शंस का डेटा लेकर एक डेटाबेस के अंदर स्टोर करूँ, और फिर उस डेटाबेस को मैं हर एक यूज़र की एक एंटिटी बनाकर जो है उस डेटाबेस का एक्सेस दे दूँ। तो मैं ये सारा काम कैसे करूँगा, जब आज से मुझे याद पड़ता है कि 3 साल पहले मैं एक API लिख रहा था, और वो API लिखते लिखते जो है ना वो आई वॉज वेरी एग्जॉस्टेड। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं एंटाइटीज़ कैसे क्रिएट करूँ, मतलब मैं ये कैसे डिस्टिंक्ट करूँ कि मैंने कौन सा डेटा किस यूज़र को देना है। ठीक है, आज तो चले ये कि आपने जो है वो क्लॉड को एक प्रॉम्प्ट दिया एंड इट विल डन ऑल द वर्क फॉर यू। बट आज से 3 साल पहले जो है वो इन चीज़ों को फिगर आउट करना बड़ा मुश्किल था। बट बेनिफिट जो है वो सबसे बड़ा ये था कि आपको चीज़ें जो है ना वो हैंड्स ऑन वे के अंदर समझ में आ रही थी। जब प्रोग्रामिंग में AI नहीं था तो ऑल द वर्क हैव बीन डन बाय यू, तो आपका अपना दिमाग लड़ रहा था कि भाई कहाँ पर मुझे जो है वो कौन सी चीज़ यूज़ करनी है। ठीक है, तो अभी जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है ना वो ये है कि आप जो भी एजेंट्स बनाएंगे, जो भी एप्लीकेशंस बनाएंगे, हर एक API को, हर एक फंक्शन को आपने स्कीमा देना है। ठीक है, आपने हर एक फंक्शन का, हर एक API का आपने स्कीमा डिफाइन करना है। अगर आप चाहते हैं कि भाई आप एक ओपन स्टैंडर्ड यूज़ करें तो आप जो है वो जेसन स्कीमा, ये एक बड़ा ओपन स्टैंडर्ड है, जेसन स्कीमा .org। अच्छा, ये जेसन की जो है वो एक वोकैबुलरी है, बिल्ड मोर, ब्रेक लेस, एम्पावर्ड अदर्स। जेसन स्कीमा इनेबल्स द कॉन्फिडेंट एंड रिलायबल यूज ऑफ द जेसन डेटा फॉर्मेट। भाई डेटा जो है ना वो अगर आपका जेसन में होगा तो आपका क्लाइंट भी उसे समझ जाएगा और आपका सर्वर भी उसे समझ जाएगा। आप जो है वो क्या करें, अपने फंक्शंस को, अपने APIs को जो है वो एक स्कीमा के अंदर कन्वर्ट कर दें, और वो स्कीमा जो है वो आप इसके अंदर राइट डाउन करेंगे जेसन के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो उसकी एक फॉर्मेटिंग लाइब्रेरी है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और इनके गिटहब पर जाकर भी इन्हें फॉलो कर सकते हैं। मतलब ये एक स्पेसिफिकेशन स्टैंडर्ड है।
ठीक है, स्कीमा का। अच्छा जी, तो हम लोग यहाँ पर थे, मैं एजेंट वन टाइम के बारे में बता रहा था। अब हमारे पास दो किस्म के एजेंट्स होते हैं, ठीक है। ओपन क्लॉ के अंदर दो किस्म के एजेंट्स होते हैं जो इंटरनली काम कर रहे होते हैं, ठीक है। नंबर वन इज पाई कोर एजेंट, ठीक है। पाई कोर एजेंट इज द ब्रेन ऑफ ओपन क्लॉ। पाई कोर एजेंट जो है वो क्या है, वो ओपन क्लॉ का ब्रेन है या ओपन क्लॉ की बॉडी है। जो ओपन क्लॉ की बुनियाद है वो किसके ऊपर रखी गई है, वो पाई कोर एजेंट के ऊपर रखी गई है। ये रहा, यहाँ पर ये लिखा हुआ भी नहीं, पाई एजेंट हार्नेस। दिस इज द होम ऑफ द पाई एजेंट हार्नेस प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग आवर सेल्फ एक्सटेंसिबल कोडिंग एजेंट, ठीक है। इनके सारे पैकेजेस भी मौजूद हैं, ठीक है। और ये भी बताया हुआ है कि आप इसका जो है वो इस्तेमाल किस तरीके से किया जा सकता है। देयर आर मैनी एजेंट हार्नेस बट दिस वन इज योर्स। भाई फॉर एग्जाम्पल आपको किसी क्लाइंट का प्रोजेक्ट मिलता है $50,000 का, कितने का? $50,000। हु सेड इंशाल्लाह? इंशाल्लाह। $50,000 बहुत होते हैं, समझ रही है ना। तो $50,000 का प्रोजेक्ट कोई टू डू लिस्ट एप्लीकेशन नहीं होगी। इट विल बी अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ मॉड्यूल्स विच यू हैव टू बिल्ड। बट $50,000 का प्रोजेक्ट मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आपको ये पता चल जाए कि आपने जो है वो कहाँ से प्रोजेक्ट्स को फाइंड आउट करना है। आपको पता है ये एक बंदा है, उसका नाम है ऑर्थर हाइज, सही नाम ले रहा हूँ मैं, यही नाम है बंदे का, ऑर्थर हाइज। ये बंदा कौन था? एक क्रिप्टो की जो क्रिप्टो करेंसीज होती है ना, उसकी जो सबसे फेमस एक्सचेंज थी 2013 और 14 के अंदर, उसका नाम था बिटमैक्स। उसका ये फाउंडर है। तो ही वाज सेइंग, ही वाज डूइंग द फन ऑन इंटरनेट, और उसने मजाक में एक बात कही कि भाई इंटरनेट जो है ना वो सबके लिए मौजूद है, सिर्फ आपको जो है वो हुनर, आपको सिर्फ एक स्पेसिफिक हुनर चाहिए, कोई भी एक स्पेसिफिक हुनर, और मिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो आप आराम से गैदर कर सकते हैं। बट इस हुनर को फाइंड आउट करना, उस जगह को फाइंड आउट करना जहाँ से आप पैसे को कैश आउट करवाएंगे, विड्रॉ करवाएंगे फ्रॉम दिस ओपन इंटरनेट इकॉनमी, तो वो बस काम है जो करने का है। जिसको समझ में आ गया वो बहुत पैसा बनाएगा। तो कहने का मेरा मकसद ये था कि अगर आपको कोई $50,000 का प्रोजेक्ट मिले और उसमें आपको क्लाइंट ये कहे कि आपने एक एजेंट हार्नेस बनानी है जो बैंकिंग के लिए यूज़ हो रही हो, जो फाइनेंस सेक्टर के अंदर यूज़ हो रही हो, आप कैसे बनाएंगे? ठीक है, यानी आप सादा लफ्ज़ों में मैं कहूँ, HBL बैंक आता है, HBL बैंक आकर कहता है कि यार मैंने ना अपने हर एक यूज़र को एक पर्सनल AI असिस्टेंट देना है जो उनके फाइनेंशियल अकाउंट को और उनकी मतलब फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं ना उसको मैनेज करें। अब आप जो है वो एक सिस्टम कैसे बनाएंगे, ऑर्केस्ट्रेशन आप कैसे करेंगे? तो आपको एक ओपन हार्नेस यूज़ करनी पड़ेगी। तो हमारे पास जो पाए है ना, ये वन ऑफ द बेस्ट हार्नेस है जो ओपन क्लॉ के अंदर भी यूज़ हुई हुई है, जो कोडेक्स के अंदर भी यूज़ हुई हुई है, क्लॉड कोड के अंदर भी, और बहुत सारे फेमस कोडिंग एजेंट्स के अंदर भी यही हार्नेस यूज़ हुई हुई है। तो आप इसको जो है वो लाजमी एक्सप्लोर कीजिएगा, ठीक है, ताकि आप जो है वो डाइवर्स सेट ऑफ एप्लीकेशंस बना सकें फॉर डिफरेंट यूज़ केसेस, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा जो है ना वो एजेंट रन टाइम के अंदर हमारे पास जो दूसरे किस्म के एजेंट्स होते हैं ना, वो हैं कोडेक्स की ऐप सर्वर। अब कोडेक्स यहाँ पर क्या कर रहा है? ओपन क्लॉ के अंदर कोडेक्स क्या कर रहा है? सवाल है, कौन बताएगा? इसका बड़ा सिंपल जवाब है जो मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। जी बताएं। कोडेक्स AI एजेंट की मैं बात कर रहा हूँ, बट कोडेक्स AI एजेंट का ओपन क्लॉ से क्या ताल्लुक है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। कोडेक्स का इस्तेमाल किस किस ने किया है, या नाम किस किस ने सुना है? हैंड रेस कर लें। अब कोडेक्स का काम यहाँ ओपन क्लॉ के अंदर क्यों है, और ओपन क्लॉ के अंदर कोडेक्स क्या कर रहा है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। जी ज़बरदस्त, बिल्कुल आपने सही कहा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद समी। इन्होंने कहा कि भाई ओपन क्लॉ के फाउंडर पीटर थिजिंगबर्ग को
ओपन एआई ने 400-500 बिलियन डॉलर के अंदर एक्वायर कर लिया था, खरीद लिया था, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है, मैंने आपको एक वो बताई थी ना, स्टोरी बताई थी वेंडर लॉक-इन की। वेंडर लॉक-इन समझते हैं आप लोग? कौन कौन समझते हैं व्हाट इज़ वेंडर लॉक-इन? वो ज़रा हैंड रेस करें। आ जाएं आप आ जाएं, जिन्होंने हैंड रेस किया जी, आप जब तक आ जाएं मैं बताता हूँ क्या है क्या नहीं। वेंडर लॉक-इन, अच्छा जब तक वो आती हैं तो हम जो है ना वो पाए एजेंट वाले क्लास को देख लेते हैं। जब पाए वाली जो एक क्लास है ना, इस क्लास के अंदर हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है वो कुछ टूल्स हैं। हमारे पास क्या है, कुछ टूल्स हैं जो उस क्लास के अंदर से मैं इनहेरिट कर रहा हूँ और अपने प्लगइन्स के अंदर यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है ना वो ओपन क्लाउड के अंदर प्लगइन बेस्ड सिस्टम है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर है। हमने जब शुरुआत करी थी इसकी मल्टी प्लेटफॉर्म क्लाइंट्स की, तो इसमें एक गेटवे था, वो गेटवे बात कर रहा था प्लगइन से, प्लगइन बात कर रहा था प्लगइन की रजिस्ट्री से, प्लगइन की रजिस्ट्री जो है वो ऑफिशियल या एक्सटर्नल प्लगइन्स कैटलॉग से बात कर रही थी। ये बात कर रहा था जॉड से, जॉड बात कर रहा था एजेंट रन टाइम से, और एजेंट रन टाइम में हमारे पास एक पाई का एजेंट था, और फिर उसके बाद जो है वो इसके ओपन क्लाउड के टूल्स हैं, ठीक है। तो आप मुझे ये बताएं कि ये वेंडर लॉक-इन क्या होता है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नेम माहीन है, और वेंडर लॉक-इन के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत ही सिंपल है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम इस्तेमाल करके एक जगह स्टक हो जाए और वो पूरा सिस्टम जो है उसके ऊपर बेस कर रहा हो और हम कुछ और यूज़ ना कर सकें। अगर हम और के लिए यूज़ करें, जैसे हम क्लर्क की बात कर सकते हैं, लॉगिन के लिए अगर हम सिर्फ क्लर्क यूज़ करें या किसी यहाँ स्टूडेंट को सिर्फ क्लर्क ही आता है और क्लाइंट आ गया कि नहीं उसे तो ऑथेंटिकेशन उसे दूसरी चाहिए, तो वहाँ पे वो स्टक हो जाएगा कि वो उसको इस क्लर्क के अलावा कोई और ऑथेंटिकेशन यूज़ नहीं करनी आती है। तो इसी तरह अगर हम पेमेंट के लिए यूज़ करें, अगर किसी को सिर्फ स्ट्राइप की पेमेंट यूज़ करनी आती है, किसी को पेपाल या पायोनियर या जैज़कैश, तो कोई भी ऐसा वेंडर जिसके अलावा आप किसी और प्लेटफॉर्म को यूज़ ना करते या आपको नहीं आता हो, तो उसको हम कहते हैं आपका पूरा सिस्टम एक जगह स्टक हो रहा हो और आप उसी के ऊपर बेस कर रहे हैं और उसके अलावा कुछ और यूज़ ना कर सकें, उसको हम वेंडर लॉक-इन कहते हैं। बिल्कुल सही बताया माहीन ने कि वेंडर लॉक-इन का मतलब ये है कि किसी भी एक कंपनी के साथ स्टक हो जाना। तो ओपन एआई ने ओपन क्लाउड को हायर करने का, एक्वायर करने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि इनके अपने सिस्टम को, इनकी अपनी टूलिंग को प्रोडक्शन रेडी सिस्टम्स के अंदर यूज़ किया जा सके। अब अगर एक कंपनी $500 मिलियन दे रही है तो वो मुफ्त में दे रही है, तो जाहिर सी बात है कि वो अपने सिस्टम को एक्सटर्नल सिस्टम्स के साथ कनेक्ट करेगी, जोड़ेगी, ताकि लोग जो है वो उस सिस्टम का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। तो आप देखें, हमें आज से पहले तो नहीं पता था कि ओपन क्लाउड के अंदर जो है वो 2 एजेंट हार्नेस यूज़ हो रही है। एक तो पाई यूज़ हो रही है विच इज़ ओपन सोर्स, सेकेंड इज़ कोडेक्स, ठीक है, कोडेक्स का भी ओपन सोर्स वर्जन यूज़ हो रहा है इसके अंदर। बट द थिंग इज़ कि इसको यूज़ करने के पीछे जो है वो ओपन एआई की वेंडर लॉक-इन स्ट्रैटेजी है कि लोग जो है वो हमारे सिस्टम के साथ स्टक हो जाएँ। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है वो मैसेजिंग चैनल्स हैं। ये मैसेजिंग जो चैनल्स हैं ये स्पेसिफिकली वर्क स्पेस का इस्तेमाल करते हुए मैनेज किए जा रहे हैं, मोनो रेपो का इस्तेमाल करते हुए मैनेज किए जा रहे हैं। मतलब एक मोनो रेपो के अंदर हमारे पास जो है वो डिफरेंट क्लाइंट्स हैं। क्लाइंट का मतलब ये है कि सोशल हैंडल्स हैं, सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको इंटीग्रेट किया गया है टू डू कम्युनिकेशन विद आवर एजेंट, ठीक है। कोर कॉन्सेप्ट, अब अगर देखा जाए, ये तो हमने डायग्रामेटिकली देख लिया, ओपन क्लाउड के कोर कॉन्सेप्ट क्या है बेस्ड ऑन देयर कोड, यानी इनके अभी कोड के इनके कोड बेस को देखते हुए जर्नल कॉन्सेप्ट जो है वो हमें डेविन क्या बता रहा है, देखते हैं। गेटवे है और एजेंट है। गेटवे क्या है? ये एक ऑलवेज ऑन कंट्रोल प्लेन है। ये कंट्रोल प्लेन क्या होता है यार? ये कोई बंदा आकर समझाएगा? व्हाट इज अ कंट्रोल प्लेन?
जब हम क्यूबरनेटिस को एक्सप्लोर कर रहे थे तो हमने कंट्रोल प्लेन के बारे में पढ़ा था, सुना था, समझा था। जी कोई आकर बताना चाहेगा? कंट्रोल प्लेन। वो स्टूडेंट्स हैंड टेस्ट कर रहे हैं जो ऑलरेडी आ चुके हैं, उनके अलावा कोई और आकर कंट्रोल प्लेन के बारे में बताएं। कंट्रोल प्लेन का मतलब ये है कि एक जगह से पूरी एप्लीकेशन को मैनेज करना, एक जगह से पूरी एप्लीकेशन को मैनेज करना। तो जो गेटवे है वो क्या है? हमेशा ओपन रहने वाला कंट्रोल प्लेन है, ठीक है, जब तक हम उसे बंद ना कर दें। जब हम उसको बंद कर देंगे तो इसकी क्या ख़त्म हो जाएगी? लाइफ साइकिल। इसकी क्या ख़त्म हो जाएगी? लाइफ साइकिल। अच्छा, अगर आप सब लोग मेरे साथ साथ दोहराएंगे भी ना इन वर्डिंग को तो मुझे अच्छा फील होगा, आई फील गुड, और साथ साथ जो है वो आप लोगों को भी ये चीज़ें क्लियर होंगी। अच्छा, इट मैनेजेस एजेंट्स, ठीक है, ये जो गेटवे है ये एजेंट्स को मैनेज कर रहा होता है, विच आर एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट कॉन्फ़िगर्ड विद स्पेसिफिक मॉडल्स एंड वर्क स्पेस डिफॉल्ट। The system maintains a synchronized model catalog for discovery by the official external plugin catalog.ts file, ठीक है। What is synchronized? What is a difference between sync and async? Sync और async में क्या डिफरेंस होता है? कोई आकर बताना चाहेगा? आप तो आ चुके हैं ऑलरेडी, आप भी आ चुके हैं जी। कोई और? सिंक और एसिंक के दरमियान का डिफरेंस किस किस को पता है पर आना नहीं चाहते? ज़रा हैंड रेज़ कर लें जिस जिसको पता है एसिंक और सिंक के दरमियान का डिफरेंस। और बाकी सब का क्या? यार मैं क्या बोलूँ क्या नहीं, मुझे तो लिटरली मैं हंसी रहा होता हूँ, मुझे स्माइल ही आ रही होती है वैसे ही कि क्या होगा। हमने टाइप स्क्रिप्ट जब पढ़ लेते ना तब पढ़ा था एसिंक और सिंक के दरमियान का डिफरेंस। तब से लेकर आज तक हर एक वर्कफ्लो के अंदर हम सिंक एंड एसिंक वर्कफ्लोज का इस्तेमाल करते हैं। कौन आकर बताना चाहेगा? जी आ जाएं, आप आ जाएं, आपने हैंड रेज़ किया था ना, आ जाएं। जब तक ये आते हैं रूट। अच्छा, हमारे पास एक फाइल है ऑफिशियल एक्सटर्नल प्लगइन catalog.ts, रूट रूल्स फॉर एजेंट बिहेवियर एंड रिपोजिटरी वाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स एंड डिफाइंड इन agents.md। इसको देखते हैं जी। बताएं भाई सिंक या एसिंक के दरमियान का डिफरेंस। अच्छा, तो सर इस जो अभी डॉक्यूमेंट में जो सिंक्रोनाइज की बात हो रही है तो इसकी मिसाल आप ऐसे दें कि आपके एक गिटहब रेपो है, ठीक है, और आपका जो लोकल फाइल सिस्टम है उसमें आपने एक कोड लिखा। अब वो कोड आपने पुश नहीं किया तो क्या होगा कि जो आपकी गिटहब में जो रेपो है ना वो सिंक नहीं होगी आपकी लोकल सिस्टम के साथ, जो लोकल में आपका कोड है उसके साथ। और वैसे जो आपने टाइप स्क्रिप्ट में तो पढ़ा ही होगा, सिंक एसिंक हम लोग सिंक का करते हुए आ रहे हैं, तो यही मतलब होता है कि जो दो सोर्सेज हैं उनके दरमियान जो डेटा है या जो इंफॉर्मेशन है वो सिंक्रोनाइज है या नहीं, मतलब कि दोनों जगह सेम है या नहीं। अच्छा, इन्होंने जो है वो सिंक्रोनाइज बिल्कुल सही बताया, एसिंक नहीं बताया, बट सही बताया है। क्लैपिंग कर लिया करें यार, कहाँ लेकर जाएंगे, कहाँ लेकर जाएंगे? मर जाना है भाई एक दिन हम सब ने। तो ये क्लासेस भी ख़त्म होने वाली हैं जल्द, तो थोड़ा सा एक्टिव रहें। और जो लोग मोबाइल फ़ोन चला रहे हैं वो ज़रा ना चलाएं। लिटरली मैं अब बुला लूँगा स्टेज के ऊपर उन लोगों को जो मोबाइल फ़ोन चलाते हुए मुझे नज़र आ गए, क्योंकि मतलब नहीं भाई, अब मैं क्या ही कहूँ, मैं क्या ही कह सकता हूँ। मैं अगर कुछ कहूँगा तो बुरा तो नहीं लगना चाहिए, बट अगर बुरा लग भी जाए तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि क्लास का जो है वो माहौल ख़राब हो रहा होता है। मैं जिसको कहना चाह रहा था उन्होंने सुन लिया बस। अच्छा जी,
तो मैं ये कह रहा था कि ये जो फाइल है ना, ऑफिशियल एक्सटर्नल प्लगइन कैटलॉग डॉट टीएस, इस फाइल के अंदर वो सारे रूल्स लिखे हुए हैं जो बेसिकली प्लगइन सिस्टम के अंदर यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, प्लगइन तो क्या होता है? व्हाट इज़ अ प्लगइन? प्लगइन क्या होता है? आपने कभी क्लाउड कोड के अंदर प्लगइन देखे हैं? क्लाउड कोड में कभी किसी प्लगइन को आपने इंस्टॉल किया है? कहाँ से करते हैं इंस्टॉल जी? हम जाएंगे सेटिंग्स में, सेटिंग्स में जाने के बाद जो है वो हम जाएंगे कस्टमाइज वाले सेक्शन में, और कस्टमाइज वाले सेक्शन में जो है वो हमारे पास एक वो है प्लगइन्स, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? गिव क्लाउड रोल लेवल एक्सपर्टीज विद प्लगइन्स, ब्राउज प्लगइन्स, ठीक है। ये वो सारी प्लगइन्स हैं जो मुझे क्लाउड कोड प्रोवाइड कर रहा है, जिसका इस्तेमाल करते हुए मैं डिफरेंट काम सरअंजाम दे सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ क्लाउड कोड। जैसे प्रोडक्टिविटी के कुछ प्लगइन्स हैं, कुछ डिज़ाइन के हैं, कुछ मार्केटिंग के हैं, कुछ इंजीनियरिंग के हैं, कुछ डेटा के हैं, कुछ फाइनेंस के, कुछ प्रोडक्ट मैनेजमेंट के, पीडीएफ व्यूअर, सेल्स, ऑपरेशंस, लीगल, एंटरप्राइज सर्च, बिजनेस, ह्यूमन रिसोर्सेज, कस्टमर सपोर्ट एंड बायो रिसर्च। तो मेरे पास कितने सारे प्लगइन्स हैं। मैं अगर इन प्लगइन्स को सही तरीके से यूज़ करना शुरू कर दूँ तो मेरी प्रोडक्टिविटी कितनी इन्हेंस हो जाएगी। सिमिलरली मेरे पास कनेक्टर्स हैं, ठीक है। कनेक्टर्स के साथ साथ जो है वो मेरे पास स्किल्स हैं, ठीक है। तो इन तीनों के दरमियान का डिफरेंस जो है ना वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि प्लगइन्स, कनेक्टर्स एंड स्किल्स, एमसीपी एंड सीएलआई, ये वो 5 चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको पता होगा तो आप एआई नेटिव प्रोडक्ट्स बना पाएंगे। अगर आपको इन 5 चीज़ों के बारे में नहीं पता, स्किल्स, प्लगइन्स, कनेक्टर्स, एमसीपी, सीएलआई, अगर आपको इन 5 चीज़ों के बारे में नहीं पता तो आप एआई नेटिव प्रोडक्ट्स नहीं बना सकते। इट इज़ क्लियर? कह रहे हैं रिपीट? अच्छा जी, स्किल्स, इन 5 चीज़ों को आप घर जा कर के एक्सप्लोर कीजिएगा। अच्छा, कहीं कहीं जो है ना वो आपको स्किल्स और प्लगइन्स, ये दोनों चीज़ें जो है वो कनेक्टर्स के अंदर भी मिलेंगी, बट फिर भी आप इनका डिफरेंस जो है वो एक्सप्लोर कर लीजिएगा। स्किल्स नंबर 1, नंबर 2 प्लगइन्स, नंबर 3 कनेक्टर्स, नंबर 4 एमसीपी, नंबर 5 सीएलआईज। अगर आप इन 5 चीज़ों को एक्सप्लोर कर लेते हैं तो आप एआई नेटिव प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। अच्छा जी, कंटिन्यू करते हैं। सेशंस एंड चैनल्स। अ सेशन रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक कन्वर्सेशन थ्रेड। एक सेशन जो है वो क्या होता है? एक स्पेसिफिक कन्वर्सेशन होती है जिसकी एक थ्रेड क्रिएट होती है। चैनल्स आर द ट्रांसपोर्ट लेयर्स। चैनल्स क्या है? ये ट्रांसपोर्ट लेयर्स हैं। व्हाट इज़ अ ट्रांसपोर्ट लेयर? आज हम बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स को एक्सप्लोर करते हैं, तो जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं यकीनन उनका थोड़ा दिमाग चल रहा होगा कि हम क्या बात कर रहे हैं, पर घबरा रहे हैं स्टेज पर आने से। जी, कौन बता रहा है ट्रांसपोर्ट लेयर? जी, आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं, जल्दी आ जाएं। बी कॉन्फिडेंट, स्टे मोटिवेटेड। आ जाएं, जल्दी जल्दी आ जाएं। Like Telegram or WhatsApp that route messages to the gateway. Transportation layers would be a means of navigation from one end of the conversation to the second, to one end of the conversation. तो ये होगा एक, जैसे हम ट्रांसपोर्टेशन को इस्तेमाल करते हैं एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए, तो आई थिंक हम वर्डिंग सुनेंगे।
हम इन तीनों की वर्डिंग सुनेंगे और इन तीनों में से जिसने भी सही एक्सप्लेनेशन दी हुई, ठीक है, बल्कि सही एक्सप्लेनेशन इसकी नहीं देनी, हम इस वर्ड की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अभी तक मैंने जो कुछ भी पढ़ाया है ना उसको समराइज़ करते हैं। आ जाएं, आप दोनों भी आ जाएं, आप तीनों ही आए आज से पहले भी। तो इन तीनों में से जिसने भी अच्छा बताया हम उसको जो है वो क्या देंगे, गूगल का एक बंदे को देंगे और वोटिंग करवाएंगे आपसे। गूगल का AI प्रो प्लान, गूगल का AI प्रो प्लान जिसके अंदर हमें एंटी ग्रेविटी मिल जाएगा, फ्लो मिल जाएगा, VO मिल जाएगी और नोटबुक मिल जाएगा, बहुत कुछ मिल जाएगा। टास्क क्या है, टास्क है ये, आपने जो है वो इनर वर्किंग बतानी है ओपन क्लॉक की इन अ समरी वे। गौर से सुनिएगा, उसके बाद आप लोगों ने रिजल्ट्स बनाना है और फिर मैं बताऊंगा कि हम वोटिंग कैसे कर रहे हैं। फिर इनमें से किसी को भी हम 4 महीने का गूगल का AI प्रो प्लान देंगे। ठीक है। अच्छा ठीक है, हम समझी की बात करते हैं। तो ओपन क्लॉक के बारे में बात हो रही थी। हाँ, तो बेसिकली ओपन क्लॉक जो है टोटली जो उसका लाइफ साइकिल है वो गेटवे के ऊपर है। गेटवे कोई भी चीज़ जो उसका लाइक अगर हम बात करें गेटवे को, अगर हम बहुत सिंपलिसिटी बताना चाहें तो जैसे एजेंट एसडी के नॉर्मली अगर हम देखें तो ओपन एपीआई के थ्रू ज़्यादा अच्छी काम करती है एज कम्पेयर टू ओपन राउटर और जेमिनी एपीआई की, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वेंडर लॉकिंग के अंदर आ रही होती है। सेम एज फॉर ओपन क्लॉक, इसके अंदर भी कुछ चीज़ें हैं जो वेंडर लॉकिंग की तरफ हैं। तो इसके अंदर सर ने स्कीमा के बारे में भी बताया था किस तरह हम अपने कोई भी चीज़ LLM को सेंड करने से पहले उसका स्कीमा डिफाइन करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, याद नहीं आ रहा है इसके मतलब सामने उधर हमें देखता है। और हाँ, एजेंट्स की फाइल और जैसे कि हमने स्किल्स के बारे में बताया, जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ओपन क्लॉक के अंदर वो है स्किल्स। अगर आपको स्किल्स राइट करनी आ गई या आपको स्किल्स का यूज़ करना आ गया तो आप ओपन क्लॉक के सर जिया के मुताबिक आप जीते हैं और आप फिर तो सब कुछ कर सकते हैं। अपने FTs और डिजिटल एजेंट्स और कोवर्कर्स इजीली बना सकते हैं और उन्हें अपने डिप्लॉय जो होंगे सर्वर पे इजीली कर सकते हैं। और जिस तरह सर ने बताया भी था कि किस तरह हम अपने ओपन क्लॉक को लिनक्स के अंदर रहते हुए किस तरह हम सर्वर्स पर डिप्लॉय करेंगे और यूज़ करेंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे। बात हो रही थी स्किल्स की। स्किल्स से रिलेटेड जैसे MCP, कनेक्टर्स, प्लगइन्स, ये सारी चीज़ें जो है ओपन क्लॉक सपोर्ट करता है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो यही है ओपन क्लॉक के अंदर स्किल्स कि अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ किसी भी चीज़ की आप नॉर्मली अगर आप स्किल्स बनाएं तो वो उस चीज़ के ऊपर ट्रेंड हो जाता है। और जिस तरह भी सर ने बताया था अपना पर्सनल डेटा कि अगर हमें उसको देना हो और हम एक skills.md की फाइल बनाते हैं और हम उसमें अपने की पॉइंट्स या ओवरव्यू अपनी जर्नी लिख के उसमें अगर उसको LLM को पास कर देते हैं तो हमारा डेटा जो होता है इजीली एक्सेसिबल होता है। और अगर यहाँ पे एक और लेयर की बात हो रही थी, ट्रांसपोर्ट लेयर और वेब सॉकेट्स के बारे में। और एक चीज़ और थी अभी जो जिसके लिए सर ने मुझे यहाँ बुलाया था, जो हाँ वर्चुअल असिस्टेंट जो था जिसका था ट्रस्ट मोड। तो बेसिकली हम जो एजेंट्स बनाते हैं कोई भी होगा नॉर्मली डायरेक्ट एक्सेस नहीं देगा अपने बैंक बैलेंस तक भी जहाँ कोई भी एजेंट जाए मेरे बैंक बैलेंस में से कोई भी चीज़ जाके इजीली बाय कर ले, क्योंकि वहाँ एक सिक्योरिटी रिस्क आ जाता है। आपके क्रेडेंशियल्स ऐसे पास होते हैं क्योंकि हो सकता है वो आप अगर आपने अपना बजट स्कोप डिफाइन ना किया हुआ तो वो उससे ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में उसको यूज़ कर ले या फिर आपका बजट आउट हो जाए। तो इसीलिए आपके बहुत सारी जगह इस तरह होते हैं जहाँ पे हम उसको
ट्रस्ट मोड के ऊपर लाते हैं। जिस तरह अगर हमने प्रीवियस जो हमने एग्ज़ाम पास किया था उसके अंदर भी था कि हम अपने बजट्स और कंस्ट्रेंट डिफाइन करते हैं, जिससे हम जो होते हैं एक ट्रस्ट बिल्ड रहता है कि हाँ हमारा जो एजेंट है वो इस अमाउंट से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा अगर हम तो उसको पेमेंट का ऑप्शन दिया हुआ होता है। अच्छा जी, यही तरीक़ेकार होता है जानने का। मैंने बुलाया किसी और चीज़ के लिए था, बट आई नो कि आप लोग जो है जब वहाँ से उठे अपनी जगह से, आप तीनों, तो आपने यही सोचा कि भाई हम लोगों ने जो है वो क्या बताना है, हम लोगों ने बताना है पर्सनल असिस्टेंट टास्क मॉडल। बट मेरा जहन जो है वो काम किया एंड आई नो कि मुझे जो है वो किसी एक स्टूडेंट को रिवॉर्ड देना है, ठीक है। तो फ़ौरन जो है वो मैंने ये टॉपिक खोल लिया कि भाई अब आप समरी कर रहे हैं। तो इन्होंने बिल्कुल सही बताया। ये थोड़ा कंफ्यूज इसलिए हो गई क्योंकि इनको पता नहीं था, जब ये वहाँ से आ रही थी ना यहाँ पर, इनको पता नहीं था कि मैं जो है वो क्या करने वाला हूँ। इन दोनों को पता था, ठीक है। तो जब हम वोटिंग कर रहे होंगे ना तो हम इनको प्रायोरिटी देंगे क्योंकि इनको पता नहीं था और इन दोनों को पता था, और इन दोनों को एक्स्ट्रा टाइम भी मिल गया ना। ये खड़े खड़े सोच रहे होंगे कि हमने क्या बताना है इनका भी सुन लिया और साथ साथ खड़े खड़े सोच भी रहे होंगे कि हमने क्या बताना है, ठीक है। तो प्रायोरिटी ज़रूर देंगे इनको, बट हम मुकम्मल जो है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ, वोटिंग के साथ जो है वो फाइनल विनर चूज़ करेंगे। आ जाएँ अब्दुल्ला, आप आ जाएँ। अस्सलाम वालेकुम। देखें, हम ओपन क्लाउड चीज़ क्या है? ओपन क्लाउड दो चीज़ें, एक क्लाइंट और एक सर्वर। लेकिन फ़र्क ये है कि अभी तक हमने जितनी भी एप्लीकेशन देखी उसमें क्या होता था कि सर्वर आपका क्लाउड पर चल रहा होता था। लेकिन ओपन क्लाउड ये है कि अगर हम इसे किसी को सेल आउट भी करते हैं, किसी को करते हैं सेल आउट, तो अगर उसके पास लैपटॉप है जो वो इस्तेमाल करता है, वो चाहता है कि भाई मेरे पास जब तक मैं अपना इस्तेमाल करूँ मेरे पास ही रहे ताकि वो अपने क्लाउड का खर्चा बचा सके, तो वो आराम से इसके अंदर इसको इस्तेमाल कर सकता है और अपने कस्टमर से उसको इंटरेक्ट भी करवा सकता है। अब क्लाइंट साइड पर इससे हम किस तरह बात कर सकते हैं? चैनल्स, यूआई और यूआई। आपकी वेबसाइट जो लोकल होस्ट पर चलती है, और आपके पास TUI जो टर्मिनल की UI है, और आपके पास चैनल्स व्हाट्सएप, टेलीग्राम, टेलीस्टैक जो भी। और उसके अलावा ये काम किस तरह करता है कि जब आपके पास मैसेज आता है तो इसकी डिफरेंट एक्सटेंशन है इसके बाद। फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप के एक्सटेंशन है, टेलीग्राम के एक्सटेंशन है और बाकी चैनल्स के एक्सटेंशन है। अब क्या होता है कि जब आपके पास मैंने अपने जैसे मैं क्लाइंट हूँ, मैंने मैसेज भेजा तो मेरा मैसेज वो देखता है और उसको उस चैनल्स के हिसाब से फॉर्मेट कर देता है। फिर वो उसको भेजता है, जब चैनल के हिसाब से फॉर्मेट हो जाता है तो फिर सॉरी चैनल मेरी गलती है, जब मैं क्लाइंट से भेजता हूँ चैनल फॉर्मेट होकर आता है तो फिर वो उसको LLM को भेजता है सिस्टम प्रॉम्प्ट बना के। तो जब सिस्टम प्रॉम्प्ट बना के सारा जवाब आ जाता है LLM से, तो फिर उसके बाद वो उसको दोबारा उसी चैनल के हिसाब से चेंज करता है और फिर ये मुझे देता है। और बाकी आपके पास टूल्स, हाँ टूल्स में ये क्या करता है कि अब देखता है कि भाई जैसे आप LLM इस्तेमाल कर लिया, LLM के बाद ये रिस्पॉन्स भेजेगा कि भाई मुझे टूल इस्तेमाल करना है, मुझे कोडिंग करवानी है, मुझे फाइल चेक करना है, तो फिर उसमें से वो टूल्स में इन्वोकेशन करेगा। तो टूल इन्वोकेशन हो जाएगी, फिर दोबारा LLM के पास जाएगा कि भाई टूल आ चुका है, रिस्पॉन्स से आ गया, अब क्या करना है। जब LLM बोलेगा भाई रिस्पॉन्स जनरेट करना है, रिस्पॉन्स जनरेट करना मतलब दोबारा टूल की साइकिल चलाओगे। तो भाई वो ओपन क्लाउड जो है वो आप एक अच्छे के एक हार्डनेस है, ठीक है। तो आप एक कंप्लीट हार्डनेस प्रोवाइड कर रहा है। किस तरीके से इसका जो कोड इंजन है जिसके ज़रिए से वो चलता है वो है इसका गेटवे, ठीक है, जिसके ज़रिए से ये ट्रांसपोर्ट लेयर है जो कि आपसे जो मैसेज हैं वो LLM तक पहुँचाता है, ठीक है। तो जो LLM है, जो मॉडल है, वो ओपन क्लाउड के पास नहीं है, ठीक है। तो वो जो है वो बाकी सर्वर्स पे खड़े हुए हैं। बात करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? गेटवे का, ठीक है। और जिस तरीके से चैनल्स की बात हुई कि डिफरेंट चैनल्स मौजूद हैं ओपन क्लाउड के अंदर, सबसे जो मेन फ़ायदा है इसका वो चैनल्स का है कि आपने व्हाट्सएप के ज़रिए आप कहीं और बैठे हैं और आपने व्हाट्सएप के ज़रिए इसको कह दिया कि मेरा ये काम कर दो, और अगर ये किसी सर्वर पर चल रहा हुआ तो ये आपका वो काम कर देगा। तो ज़रूरत नहीं है कि आप इसको खोलें, जिस तरह क्लाउड कोड में होता है कि आपको क्लाउड कोड को चलाना पड़ता है।
और जिस तरीके से स्किल्स की बात हुई, स्किल्स सिर्फ इसी में नहीं, बाकी जितने भी एजेंट हार्नेसेस हैं उनमें स्किल्स, टूल्स, NCTs उनका बहुत बड़ा हाथ है। और यही हार्नेसेस जो है, ये हार्नेस इंजीनियरिंग की जान, और यही आपको सिखाते हैं और ये आपके एजेंट को एक सुपर पावर देते हैं कि जिसके ज़रिए से वो अभी और आ जाए मेरे तीनों सेंटर में आ जाए। जी तीनों को देना चाहिए, जो बोल रहे हैं यार तीनों को देना चाहिए वो ज़रा हैंड रेस करें और ज़रा क्लैपिंग भी करें। तो मेरा रूल तो ये है कि मैंने तो एक ही को देना है। चले 1 मिनट वोटिंग कर लेते हैं, देख लेते हैं ना क्या सीन है क्या नहीं। अच्छा, आप सब लोगों ने याद रखना है कि हमने इन्हें प्रायोरिटी देनी है क्योंकि इन्हें पता नहीं था, ठीक है, इनको कुछ नहीं पता था, उनको हमने बुलाया, बुलाने के बाद बताया। ये दोनों इनको टाइम भी मिल गया था और ये साथ साथ जो है वो आते आते इन्होंने जहन बना लिया था कि हमने ये चीज़ें बतानी है। फिर भी फैसला जो है वो एग्जैक्ट आपकी वोटिंग के ऊपर ही होगा। वोटिंग हम कैसे करेंगे? वोटिंग करनी है तालियों से। नहीं भाई, ज़रा वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करें, वीडियो रिकॉर्ड करें। तालियों की आवाज़ से हम जो है वो वोटिंग करेंगे, ठीक है, तालियों की आवाज़ से, समझ रहे हैं? अच्छा जी, हमने यहाँ पर एक छोटा सा क्लास लेवल पर चैलेंज ऑर्गेनाइज किया जिसमें इस क्लास के अंदर हमने जो जो चीज़ें पढ़ाई थी विच वाज इनर वर्किंग ऑफ ओपन क्लॉक, उसकी समरी के लिए हमने 3 स्टूडेंट्स को स्टेज पर बुलाया। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अब तक क्लास लेवल में स्टेज पर आकर मल्टीपल चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो जो लोग समझते हैं कि माहीन ने सबसे सही बताया है वो क्लैपिंग के अंदर जो है वो बता दें कि भाई इनकी परफॉर्मेंस क्या थी। डू द क्लैपिंग। सही है। और अब साथ ही साथ क्लैपिंग के साथ साथ जो है वो हैंड भी रेस कर बता दें जिनका वोट इनके साथ जाता है, माहीन के साथ जाता है, ठीक है। सेकंड इज अब्दुल्ला। अब्दुल्ला और हैंड भी रेस कर लें तो समझते हैं अब्दुल्ला को भी करवाना चाहिए। अच्छा जी, जो लोग समझते हैं कि भाई रबीक ने सही बताया है, इनके लिए जो है वो क्लैपिंग हो जाए। सही है। और हैंड की रेस हो जाए। यार हमें विनर मिल चुका है या मिल चुकी है जी? अच्छा, ऑफ कोर्स आज की क्लास के जो विनर हैं वो अब्दुल्ला हैं। इनके लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए। एंड माहीन जो है वो सेकंड पर आई हैं बट रिवॉर्ड जो है वो फॉर नाउ भी अब्दुल्ला को ही मिलेगा। तो अब्दुल्ला, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू विल गेट अ 4 months ऑफ Google AI Pro plan from me, which will have every tool available for you to do some sort of coding stuff. तो जी जी कुछ कहना चाहते हैं अब्दुल्ला, कुछ कहना चाहते हैं यार? आज इंशाल्लाह मुझे ये प्रो प्लान मिलेगा तो मैं ट्विटर पे और लिंक्डइन पे पोस्ट करूँगा इंशाल्लाह। और जब मेरे 4 महीने एग्जैक्ट पूरे हो जाएंगे तब मैं बताऊंगा कि मैंने इस AI प्रो प्लान से क्या किया, क्या शारिफ भाई का ये मुझे देना, या मेरा शारिफ सर का ये मुझे प्रो प्लान देना वर्दी था, क्या मैं इसके लायक था। क्योंकि चीज़ मिल तो जाती है लेकिन उसको इस्तेमाल करने वाला हो तो उसके काबिल हो। तो ये 4 महीने बाद मैं इंशाल्लाह पोस्ट करूँगा, भले हम यहाँ हों या ना हों।
वो जा सकते हैं। अच्छा जी, तो नेक्स्ट वीक भी हम ऐसे ही करेंगे। नेक्स्ट वीक भी मैं गूगल का AI प्रो प्लान दूंगा 4 महीने का एक स्टूडेंट को। रुके ज़रा, रुके 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 जो जा रहे हैं, रुके 1 मिनट ज़रा, रुक कर जाएँ, ब्रेक मारें। एक अनाउंसमेंट है, आ जाएं अनाउंसमेंट के लिए, आ जाएं जल्दी आ जाएं। मैं इनकी एक बात सुनकर से स्टूडेंट हैं जो काफ़ी टाइम से एक चीज़ पर काम कर रहे हैं, जिसका इस्तेमाल करते हुए इन्होंने बहुत बड़ी सक्सेस गेट की है और वो आप सबको बताना चाहते हैं। तो इनसे सुनते हैं कि इनकी क्या सक्सेस है और उसके बाद जो है वो हम जाएंगे। वी हैव 7 मिनट्स लेफ्ट, ठीक है। हमारे पास जो है वो 7 मिनट्स हैं, हम इनकी बातचीत सुनेंगे एंड देन फिर ये क्लास ख़त्म होगी एंड देन फिर जो है वो आप सब लोग जा सकते हैं। आ जाएंगे, जल्दी जल्दी आ जाएंगे। खत्म होने वाली है, थोड़ा सा टाइम रह गया है। जो बकिया क्लासेस रह चुकी है ना, उसका अपनी हाजिरी यकीनी बनाएं। जो लास्ट क्लासेस रह चुकी हैं उसमें लाजमी आए। हो सकता है कि हमारी जो लास्ट क्लास हो वो 10 अगस्त से पहले हो, तो 2-3 क्लासेस ही रह चुकी हैं आखिरी, और उसके बाद फिर ये प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा आफ्टर द एग्ज़ाम ना। बट ये क्लासेस जो है वो एंड रैप अप हो जाएंगी। तो हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें करने वाले हैं नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। जैसे आज जो है वो एक स्टूडेंट को गूगल का AI प्रो प्लान मिला है, सिमिलरली जो है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर भी मैं एक स्पेसिफिक क्लास लेवल पर चैलेंज ऑर्गेनाइज करूँगा। इट कुड बी एनीथिंग, और अगर आप विन करते हैं तो फिर यू विल ऑल्सो गेट द गूगल AI प्रो प्लान, ठीक है। कौन कौन जो है वो लास्ट क्लासेस के अंदर आएंगे उधर हैंडल्स कर लें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं आप लोगों के साथ पे ही स्टूडेंट एक जर्नी स्टार्ट की थी, मैं वो जर्नी आपके साथ शुरू करूँ। एक हमने एक वेबसाइट अपनी बनाई, इसके साथ साथ अपना काम स्टार्ट किया जिसका नाम था नेक्स्ट रैंक है। नेक्स्ट रैंक है कि बेसिकली जो एप्लीकेशन है वो नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है। ये जो स्लाइड है इसमें हमने 17 लैंग्वेजेस के अंदर इसको इंटीग्रेट किया था। जैसे ये उर्दू में है, यहाँ से आप लैंग्वेजेस चेंज कर सकते हैं। चाइनीज़ आ गई, यहाँ पे अरबिक आ गई, तो जिस लैंग्वेज में भी जो भी यूज़र होगा ऑल ओवर द वर्ल्ड वो हमारी इस वेबसाइट पर विजिट कर सकता है और अपनी लैंग्वेज की इस वेबसाइट को देख सकता है। इसके साथ जो दूसरी चीज़ थी तो यहाँ पर हमने चैटबॉट इंटीग्रेट किया। इसको कोई भी हम मैसेज देते हैं तो हमारी वेबसाइट से रिलेटेड ये हमें उसका आंसर करेगा और उस वेबसाइट से रिलेटेड जो बात करेगा। जैसे हम इससे भी पूछते हैं कि कैन यू एक्सप्लेन, तो ये हमें हमारी सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर देगा। जो भी इंफॉर्मेशन है इसके थ्रू हम लाइव जाके इससे बात कर सकते हैं। जो हमारी जो कॉस्टिंग थी एक CCR को बढ़ाने की, या इससे कहने के 24/7 में तो हमने एक जो CCR यहाँ पर प्रेजेंट करना था उसको सेव करने के लिए एक इंटरव्यू था जो मैं यहाँ पर क्लिक करते हैं हम वहाँ पर वीडियो में।
discuss how you can take your business to new heights and power your market. Did you know that online presence can grow your business 10 times faster? NextGen Tech brings all your business solutions you need. Whether it's website development or digital marketing, we know your business will brand. So why don't you visit Techalot and start building your future? At NextGen Tech, we don't just build websites, we build digital growth systems. From professional websites development, branding, digital presence, and business strategy. We provide complete solutions to take your business from local to global. Your success is our mission. Visit us at www.nextgentech.com. We're waiting for you. Let's build the future together. Goodbye. एक्चुअली ये वो चीज़ है जो हम अपने जो भी कोई बिज़नेस होता है उसकी ग्रोथ के लिए हम उनके लिए क्या क्या काम कर रहे हैं। हमारा जो स्लोगन है वो है डिजिटल बैकबोन। किसी भी बिज़नेस के लिए बैकबोन हम डिजिटली उनको प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा हम अपने पोर्टफोलियो वगैरह बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इरफान है और मैं नेटजेट में एज ए बैक एंड डेवलपर काम कर रहा हूँ। मेरा काम है सर्वर लॉजिक बेस्ड लॉजिक बनाना, API डेवलप करना और उसके साथ साथ कंप्लीट प्रोडक्ट बनाना और उसको फ्रंट एंड के साथ कनेक्ट करना। मैं आपको पोर्टफोलियो के बारे में बताता हूँ। ये हमारे पोर्टफोलियो है जो भी हमारे पाइपलाइन में चल रहा है। अपने आपको एक प्रोडक्ट हमने बनाई है, एक टूल बनाया है, उसके बारे में बताता हूँ। ये मैंने एक AI डेटा एनालिस्ट असिस्टेंट बनाया है जो CSV फाइल के ग्राफ पे काम करता है। यहाँ हम CSV फाइल अपलोड करेंगे। एक CSV फाइल है पैटर्न और PSV। यहाँ फाइल ओपन करने के बाद पूरा डेटा खुल यहाँ पर पैटर्न सामने को हो गया। अब इसके अंदर एक टेबल बनाया, टेबल के जो हमने चार्ट क्रिएट किए हैं, तो चार्ट आपको मैं आपको दिखाता हूँ। ये चार्ट ये काम नहीं करेगा क्योंकि हम 2-3 घंटे कोडिंग में हमारा सक्सेस हो जाते हैं पहले। अब ये कि सिर्फ 10 सेकंड में हमारा काम हो जाता है। ये मैं बार चार्ट में बनाया हुआ है, मैं चार्ट जनरेट करता हूँ। ये तो चार्ट जनरेट होता है। यहाँ पे फीमेल भी आ रही है 30%। और फीमेल इसके अलावा ये सिर्फ ये काम नहीं करेगा। यहाँ पर ये यही से भी डेटा देखिए हमें एक्सप्लेन करेगा। देखिए यही असल में ये एक ऐप बनाई है जिसके अंदर CSV फाइल रॉ मटेरियल का डेटा हमारे पास अवेलेबल होता है। जो हम CSV फाइल अपलोड करते हैं तो वो डेटा एनालिसिस करके दे देता है। एक वीडियो दिखाना चाहूँगा। आपके सामने लोग कहते हैं हर बड़ी कहानी का आगाज रोशनी से नहीं होता, वो अंधेरों से उभरती है। और मैं भी इस अंधेरे से निकलकर अपनी रोशनी खुद बनाऊंगा। मेरे पास सब कुछ नहीं, लेकिन मुझे अपनी मेहनत, लगन और अल्लाह पर यकीन है। रास्ते आसान नहीं थे, लोग कहते रहे ये तुमसे नहीं होगा, ख्वाब देखने से कुछ नहीं होता। आज लोग हंस रहे, कल मेरी मेहनत जवाब देगी, देख लेना। फिर मैंने फैसला किया, हालात को इल्ज़ाम नहीं, बदलना है। मैं अपनी किस्मत खुद
और इम्तिहानात की तैयारी के साथ साथ अपने सीनियर्स को मदद किया जिन्होंने रहनुमाई के सेशंस लिए। मैंने अपने सीनियर्स से रहनुमाई ली, फिर अपनी मेहनत को पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ा दिया, क्योंकि मंजिल सिर्फ उन्हें मिलती है जो रास्ते की हर मुश्किल के बावजूद चलते रहते हैं। इसी मुसलसल मेहनत ने मुझे एक ऐसी टीम दी जिसने हर कदम पर मेरा भरपूर साथ दिया, और आज नेक्स्ट जेन टेक इसी सफ़र, इसी टीम और इसी अथक मेहनत का नतीजा है। मैं वो शख्स हूं जिसने सिफर से आगाज़ किया। मैं यहाँ आसानी से नहीं पहुँचा, मैंने रास्ता नहीं छोड़ा। ये सिर्फ कामयाबी नहीं, ये हर उस इंसान की कहानी है जो कदम शुरू करने से लेकर मंजिल तुम्हारी हो सकती अच्छा, कहने का मकसद ये है कि यहाँ से जो हमारे जो स्किलफुल हमारे स्टूडेंट्स हैं वो हमें ज्वाइन करना चाहें, मोस्ट वेलकम। क्योंकि इन 4-5 क्लासेस के बाद जो हमारा यहाँ से सिलसिला ख़त्म हो जाएगा, मैं आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता हूँ कि आपस में आने वाले वक्त के लिए और आगे चल के कनेक्ट रहने के लिए हमारा ये पे वेबसाइट विजिट कीजिएगा, हमें सपोर्ट करें और इसके साथ कॉन्टैक्ट अस में आके हमसे कॉन्टैक्ट करें। आपकी स्किल्स को देखा जाएगा, दैन फिर एनालाइज करके आपको प्रॉपर्ली रिप्लाई कर दिया जाएगा। और आपके एंड से जो मुझे चीज़ चाहिए वो ये चाहिए, आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। हमारे एंड से हम आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी ये कि जर्नी दिखाने का मकसद ये था कि मैं ज़ीरो था, बिल्कुल लास्ट में यहाँ पे शेडिंग करता था। आज 2 मिनट 5 मिनट के लिए अगर स्टेज पे आके बैठा हूँ सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत की वजह से। तो यहाँ पे जो हमारे टीचर्स हैं वो जो आते हैं वो अपने लिए नहीं आ रहे, वो हमारे लिए ही आ रहे हैं। और ये अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने फ्यूचर को किस तरह सिक्योर करते हैं अपने आगे आने वाले वक्तों और चीज़ों को लेने के बाद। ठीक है, ये एक हमारे न्यू मेंबर हैं, जैन फिर इसको वाइंड अप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मरियम एंड आई एम अ फिजिसिस्ट। I am the newest member of Next Gen Tech, and when I was joining, I was really worried that how will I be treated. I had zero working experience. मैं सिर्फ थोड़ी सी skills थी, but उन्होंने मुझे opportunity दी. I would like to thank our teachers who trained us. तो मैं बहुत secure feel किया as the majority of our group is of females. Maybe the females are more talented, but you guys can also join us अगर आपके अंदर आपके पास skills है and you think you can redeem them. So आप हमारी वेबसाइट विजिट करें, हमारा वहाँ फॉर्म है, आप उसको फिल आउट करें और you guys can definitely join us. Thank you. अच्छा जी, ये दिखाने का मकसद ये था, बस लास्ट 1 मिनट एंड देन विल रैप आवर क्लास, कि these guys are working very hard. They have their office, they have a very good team of developers who are working very hard and they have a good portfolio of projects as well. तो ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास कुछ भी नहीं था and now like they have resources and they have everything else. तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग भी इन्हीं की तरह बने, आप सब लोग भी अपने स्टार्टअप्स बनाएं, अपनी प्रोडक्ट्स बनाएं, अपनी कंपनीज बनाएं, ताकि आप जो है वो पाकिस्तान का नाम टेक की मार्केट के अंदर ऊपर लेकर आ सकें। तो यह है कि इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में आप सबसे मुलाकात होती है। दुआओं में याद रखिएगा। पीस।